स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे आज हम लोग आज की क्लास में। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग इनडिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी से, जिसमें दो तरह की हम लोग इनडिटर्मिनेसी पढ़ते हैं, स्टैटिक और काइनेमेटिक, और उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालिसिस के मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस को, किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। विदाउट फर्दर अडू इनडिटर्मिनेसी का क्वेश्चन देखते हैं आज। तो इसमें कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं इनडिटर्मिनेसी का। जैसे दो तरह के इनडिटर्मिनेसी होते हैं, स्टैटिक और काइनेमेटिक। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होते हैं ये, इसको डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। तो बोर्ड पे यहाँ पे चार तरह की केसेस दिखाए गए हैं, फिक्स्ड, हिंज, स्लाइडर, रोलर। तो अगर फिक्स होता है, अगर कोई फिक्स्ड है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0 इस जॉइंट का, और रिएक्शन इसमें 3 है, एक ऊपर, एक इधर और एक मोमेंट। उसी तरह हिंज में 2 ही रिएक्शन है, एक इधर से एक इधर से, इसका मोमेंट 0 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 है, क्योंकि ये इधर ये एक एंगल से मूव कर सकता है। तो ये हो गया। फिर स्लाइडर में इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि इधर मूव कर सकता है, और रिएक्शन 2 है, क्योंकि एक रिएक्शन तो वर्टिकल रिएक्शन हो गया और एक मोमेंटम। फिर उसी तरह रोलर में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक तो ये ऐसे मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक ही रिएक्शन है। इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होगा और मोमेंट भी 0 होगा। उसी तरह रोलर सपोर्ट में भी वही सेम चीज़ सिचुएशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, क्योंकि एक ऐसे मूव कर सकता है और एक ऐसे मूव कर सकता है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और रिएक्शन 1 है जो बस वर्टिकल है। तो ये तो हो गया जॉइंट का केस। उसी तरह इनडिटर्मिनेसी का सवाल हम दो केस में बनाते हैं, एक फ्रेम के केस में बनाते हैं और एक ट्रस के केस में बनाते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ट्रस में यहाँ इनडिटर्मिनेसी के सवाल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक मेंबर फोर्सेस, रिएक्शन और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और एक और होता है एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अगर हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल रहे हैं तो हमें मेंबर फोर्सेस निकालना पड़ता है, उसमें रिएक्शन ये अननोन है, ये अननोन है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है तो ये नोन है, मतलब उतना घट जाएगा, फिर ये भी घट जाएगा। उसी तरह अभी तो हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का देख लेते हैं। फिर अभी फ्रेम में क्या है, मेंबर फोर्सेस, अगर कोई फ्रेम लेते हैं तो उसमें एक मेंबर में 3 फोर्स आते हैं, एक एक्सियल, एक शियर और एक मोमेंट। तो 3 मेंबर फोर्स आते हैं एक मेंबर में। लेकिन ट्रस में क्या होता है कि बस एक ही एक्सियल फोर्स आता है एक मेंबर में। इसका ट्रस का डिफिनीशन ही यही है कि कोई उसमें किसी मेंबर में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है और बस एक्सियल फोर्स होते हैं। तो इसमें एक मेंबर में एक फोर्स, अननोन फोर्स आता है। और रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन में अभी यहाँ दिख गया कि अगर ये फिक्स केस है तो 3 रिएक्शन है, हिंज है तो 2 रिएक्शन है, और ये रोलर है तो 1 रिएक्शन है। और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा अंतर है दोनों फ्रेम और ट्रस केस में। तो फ्रेम के केस में क्या होता है, एक जॉइंट पे, जैसे ये जॉइंट है, इस पर हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख सकते हैं। एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, सम एफ y इक्वल टू 0, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेट कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, सम एफ इक्वल टू 0, और एक इस पॉइंट पे मोमेंट एट दैट पॉइंट का समेशन भी 0 कर सकते हैं। तो 3, हर एक जॉइंट पे 3 इक्वेशन आते हैं। और फिर कुछ एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी हैं, जैसे अगर कोई जॉइंट है इस पर एक हिंज जॉइंट है जिस पे 4 मेंबर हैं, तो इसमें 3 एडिशनल इक्विलिब्रियम, 3 ये मोमेंट 0 होगा इसके, और ये मोमेंट 0 होगा, और ये मोमेंट भी 0 होगा। तो अगर 4 मेंबर एक ही जॉइंट पे कनेक्टेड हैं और वो जॉइंट हिंज्ड है, तो 3m-1 नंबर ऑफ मेंबर्स
-1, इसको n लिख देते हैं, n-1 एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आते हैं। उसी तरह अगर किसी केस में एक रोलर है तो वहाँ पे एक और एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा कि इस डायरेक्शन में इसका फोर्स 0 हो रहा है। उसी तरह ये इसका भी अगर ये स्लाइडर है उसका भी इस डायरेक्शन में फोर्स 0 हो रहा है, तो वो एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन देगा। तो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल सिंपल है, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम हर सवाल में। M, R और J, अगर याद नहीं रहता तो हम लोग इसको मरीज से याद कर सकते हैं। M, R और J मरीज। डिटर्मिनेसी पे पहला सवाल बोर्ड पे है, इसका हमें DS और DK निकालना है। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का मतलब मैंने बताया कि नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितना है। अगर इसको स्टैटिकली सॉल्व करें तो कितना हमें अननोन फोर्स मिलेगा, कितना फोर्स हम निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहला मेंबर फोर्सेस निकालेंगे। ये मेंबर फोर्सेस निकालेंगे तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, और हर एक मेंबर में अभी देखा कि हमने एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और एक मोमेंट, 3 अननोन होते हैं। तो इसको 3 × 3 कर देंगे। फिर प्लस रिएक्शन कितना है, तो यहाँ पे इस पे 3 है और इस पे 3 है, दोनों फिक्स्ड 3 + 3। और फिर जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। ये अगर याद नहीं रहेगा तो हम मरीज से याद कर सकते हैं। MRJ मरीज, मेंबर, रिएक्शन और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कितना, 1, 2, 3 और 4। तो -4, क्योंकि ये तो अननोन हो गए, और अब ये जो जॉइंट इक्वेशन है वो इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व होता है। तो 4 जॉइंट पे 3 अननोन, तो टोटल 12 4 जॉइंट पे 3 इक्वेशन, तो टोटल 12 इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये इसमें से घट जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इस हिंज पे एक और मोमेंट ऐसे हम बैलेंस कर सकते थे, m = 0। तो एक यहाँ पे आ गया, और यहाँ इस स्लाइडर पे दो और डिग्री फ्रीडम है इसका, तो 2 और इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ये जो डिग्री फ्रीडम है यहाँ पे, एक इस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता था, तो वो तो उस डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। फिर ये इस डायरेक्शन में इसका अब ये मूव कर सकता था, तो इस डायरेक्शन में मोमेंट हम 0 कर सकते हैं। तो 2 और अननोन आ जाएंगे, 2 और इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 और इक्वेशन, तो फाइनली हमारा इतना अननोन और इतना इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -4 × 3 और 3 × 3, इसको काटेंगे तो -3 और 3 + 3 और 3, अब तो ये 0 आ जाता है। तो 0 अगर आ जाता है, DS = 0 आ रहा है, तो इसका मतलब होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है। ये डिटर्मिनेट, इसका मतलब है कि ये अगर हम इस पे बस इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स लगाएं, मतलब फोर्स बैलेंस करें, मोमेंट बैलेंस करें, तो हमें सारा फोर्स, इसको ये पूरा एनालाइजेबल है, मतलब इसको एनालिटिक है। ये जो बीम है वो पूरा एनालिटिक है। हर एक एनालिटिक होने का मतलब है कि इस हर एक मेंबर, हर एक जॉइंट और हर एक रिएक्शन को हम बस इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स से निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो सेम चीज़ करेंगे, बस लॉजिक अलग होगा। पहले इसमें काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम उल्टा शुरू करते हैं, JRM। पहले जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हर एक जॉइंट पर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अननोन डिस्प्लेसमेंट या डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना फ्री है वो स्ट्रक्चर मूव करने के लिए। तो हर एक जॉइंट जो है, हर एक जॉइंट 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक एंगल में मूव कर सकता है।
तो जो इसमें कितना जॉइंट है, 1 2 3 4, तो 4 गुना 3 ये प्लस में होगा, 4 जॉइंट और चारों जॉइंट पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर रिएक्शन, हर एक रिएक्शन क्या इस हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कर्व करता है। जैसे ये जो रिएक्शन है इस जॉइंट पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो ये जो फिक्स्ड है वो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे 3 और ये 3 -3 + 3 रिएक्शन जो है इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस हो गया, क्योंकि हर एक जो रिएक्शन है वो हर एक कंस्टेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैंसिल करता है। फिर अगर यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल मेंबर का कॉन्सेप्ट है, तो हर एक मेंबर अगर इनएक्सटेंसिबल हो तो हर एक मेंबर के लिए हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका, अगर जैसे हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये जॉइंट है इधर मूव करने के लिए और इधर मूव कर, दोनों ये फ्रेम है, यहाँ पे भी यहाँ लिख सकते थे, यहाँ भी इसका भी इस डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन अगर ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब है कि एक हमें हर एक मेंबर के लिए एक घटाना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे 3 मेंबर है, 1 2 3, तो ये हमारा आ गया। तो ये तो हो गए। फिर इसमें से एडिशनल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, तो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंज के लिए 1 और ये स्लाइडर के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो भी लिख देंगे। तो फाइनली हमें आ गया -3 -9 12 12 -9 3 और 3 1 4 और 2 6 काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होते हैं इस क्वेश्चन में। डिटर्मिनेसी पर और सवाल, पहला एक सिंपल फ्रेम ले लेते हैं। ये फ्रेम ऐसा है कि ये हिंज्ड था, फिर दूसरा लेग जो है वो स्लाइडर पे है, तो ये निकालना है कि हमें डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो इसका डीएस निकालेंगे हम लोग। तो वही सेम फॉर्मूला, मरीज एम आर जे और कुछ एडिशनल आएगा तो वो, तो इसका मेंबर कितना मेंबर है, 1 2 और 3, और हर एक मेंबर पे 3 अननोन फोर्स होते हैं। और रिएक्शन यहाँ पे 2 रिएक्शन और यहाँ पे 1 रिएक्शन, तो प्लस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 + 1 और ज्वाइंट 1 2 3 4 ज्वाइंट 4, तो 4 इक्विलिब्रियम, तो 4 ज्वाइंट पे, हर एक ज्वाइंट पे 3 इक्विलिब्रियम, तो 4 × 3 माइनस, और कोई एडिशनल बीच में कोई हिंज और स्लाइडर नहीं है, तो वो एडिशनल कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हमें मिल गया 3 × 3 -4 × 3, ये -3 और 2 + 1, तो ये 0। इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम है वो डिटर्मिनेट है। इसका मतलब है, डिटर्मिनेट का मतलब है कि हम इसके केवल स्टैटिक्स अलोन, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स अलोन, स्टैटिक्स इक्वेशन मतलब फोर्स इक्वल्स टू 0 और मोमेंट इक्वल्स टू 0 करेंगे ना इस पे, तो हमें सारा मेंबर फोर्स, रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। इसी तरह इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल लेते हैं। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए उल्टा शुरू करते हैं, JRM DK। ज्वाइंट कितना ज्वाइंट है, 1 2 3 4, और 4 ज्वाइंट पे चारों ज्वाइंट का 3 फ्रीडम है, हर एक ज्वाइंट का 3 फ्रीडम होता है, तो 4 × 3, हर एक ज्वाइंट पे 3 फ्रीडम, कि हर एक जितना रिएक्शन है वो एक फ्रीडम, उतना फ्रीडम कर्व करेगा। तो ये 2 फ्रीडम कर्व कर लेगा और 1 फ्रीडम कर्व कर लेगा, तो -2 + 1। फिर हर एक मेंबर जो है, अगर इनएक्सटेंसिबल, इस क्वेश्चन में ये था कि कॉलम जो है ये एक्सटेंड कर सकते थे, एक्सटेंसिबल है, और ये जो बीम है वो उसका जो बीम है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो बस इसमें बस एक ही मेंबर फोर्स जो है, एक ही, ये एक्सटेंड नहीं करेगा तो एक और फ्रीडम कर्व हो जाएगा, तो -1। तो इससे हमारा आ गया DK = 4 12 और -12 - 4 8, DK = 8।
अगर वही सब सारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल होते तो यहाँ पे -1 के बदले -3 होता और हमारा आंसर आता -2 + 1 4 इंटू 3, तो ये हमें 6 आता। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखें कौन मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, कौन मेंबर एक्सटेंसिबल है। फिर एक और इस पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा एक ऐसे फिक्स्ड कॉलम, उसके बाद बीम है, बीम में स्लाइडर लगा हुआ है ऐसे, फिर ऐसे ये जो है हिंज्ड, फिर एक यहाँ पे इंटरनल हिंज और एक सपोर्ट पे रोलर सपोर्ट। अब इसका हमें निकालना है डीएस। तो एम आर और जे लिख लेंगे पहले। कितना मेंबर है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर किसे कहेंगे? जितने ज्वाइंट है उसके बीच में जितना भी वो आ रहा है ना, उसको एक मेंबर ले लेंगे। तो ये ज्वाइंट है और ये 2 ज्वाइंट हो गया, इस ज्वाइंट के ये मेंबर हो गया, तो कितने 7 मेंबर आ गया। 3 × 7। फिर रिएक्शन हमें कितना है? ये प्लस में होगा क्योंकि इतना अननोन हो गया, हर एक मेंबर पे 3 अननोन, 7 मेंबर तो 7 या 21 अननोन, और 3 यहाँ पे अननोन, 2 अननोन यहाँ और 1 अननोन यहाँ, टोटल 6 अननोन। और हर एक ज्वाइंट, कितना ज्वाइंट है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ज्वाइंट, और तो हर एक ज्वाइंट पे 3 इक्वेशन, तो 8 या 21, 8 या 24 इक्वेशन से माइनस कर देंगे इतना अननोन में से। अब इसमें देखेंगे एडिशनल इक्वेशन भी लिख सकते थे। यहाँ पे एक एडिशनल तो ये लिख सकते कि ये जो यहाँ पे फोर्स बैलेंस कर सकते थे और यहाँ पे मोमेंट 0 कर सकते थे। तो इसका 1 और इसका 1 -2 और एडिशनल, तो ये 7 या 21 और 8 या 24, ये कटेगा तो -3 और 6 2, तो ये हमें 1 एक ही अननोन फोर्स हमें इस टोटल मेंबर में मिलेंगे। अगर सारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दिया और सारा स्टैटिक इक्वेशन लिख देना तो एक अननोन हमें मिल ही जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए स्टैटिक्स के अलावा हमें दूसरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मतलब इसको कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस लिखने पड़ेंगे। मतलब वहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बस स्टैटिक्स से इसको सॉल्व करेंगे तो एक कानून रह जाएगा। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन में हमें इसकी मेंबर की इलास्टिसिटी पता करना पड़ेंगे। स्ट्रेस इक्वल टू ये रिलेशन से हमें एक और भी इक्वेशन आएंगे, उससे सॉल्व होगा ये। फिर इसका डीके भी देख लेते हैं। डीके इक्वल्स टू, उल्टा करते हैं इसका, जे पहले ज्वाइंट कितने, इसका एक और डीएस निकालने का एक और है। ये जो हम लोग इसको 2 मेंबर ले लिए थे, उसको अगर ये ज्वाइंट कंसीडर करें, मतलब ऐसे भी ले सकते थे कि ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया और ये एक मेंबर हो गया, और इसमें बीच एक मेंबर के बीच में एक इंटरनल हिंज है और ज्वाइंट है। तो अगर 1 2 3 4 5 3 × 5, तो अगर मेंबर में और ज्वाइंट में रिलेशन आता है कि 2 ज्वाइंट के बीच में एक मेंबर होता है, तो अगर इसको एक मेंबर ले लिए तो ज्वाइंट हमारा कम जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट होगा, तो यहाँ पे -6 × 3, और ये रिएक्शन तो वही रहेगा 6, और ये भी एडिशनल जो इक्वेशन है वो भी -2। तो दोनों में हमें कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि -6 × 3 और प्लस ये भी कट के -3 ही आएगा, तो दोनों से सेम ही रिजल्ट आता है। लेकिन इट्स सेफ कि हम इट्स मोर लॉजिकल कि हम इसको अलग मेंबर मान लें, इसको अलग मेंबर मान लें। ठीक है, तो फिर इसका हम लोग डी के निकाल लेते हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो इसके लिए हम
डी के जॉइंट, हर एक कितना जॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट पे 3 इक्वेशन, 3 हर एक जॉइंट 3 डिग्री में 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो 8 इंटू 3। फिर रिएक्शन ये होगा, हमें प्लस में आएगा, इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक जॉइंट का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर रिएक्शन हर एक फ्रीडम को कर्व करता है, तो इस 3 फ्रीडम कर्व करेगा, एक इस जॉइंट का 3 फ्रीडम खत्म हो, इस जॉइंट का 2 फ्रीडम खत्म और इस जॉइंट का 1 फ्रीडम खत्म, तो टोटल 3 2 और 6 -6 फ्रीडम खत्म। और हर एक मेंबर अगर इनएक्सटेंसिबल मान ले तो 1 2 3 4 5 6 7 -7 खत्म। फिर और एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, इसमें एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होगा, ये एक इधर मूव कर सकता था तो एक और ये जो इंटरनल हिंज है वहाँ पे भी एक, इसका और इसका जो है 2 अलग मतलब एक और एंगल वहाँ पे फ्रीडम, मतलब एक और एंगल अननोन होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया। तो -7 6 13 13 24 में से 24 24 - 13 11 और 1 12 और 1 13, तो डी के हमारा आ गया 13। ठीक है, अब ट्रस का सवाल देख लेते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे हम लोग, एम आर जे। तो इसमें कितने मेंबर हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेंबर, और हर एक मेंबर में यहाँ पे एक ही अननोन फोर्स है, क्योंकि बस इसमें एक्सियल फोर्स होता है। तो हमें अननोन फोर्सेस निकालना है, तो 15 मेंबर हैं और 15 मेंबर में 15 अननोन फोर्स, तो प्लस 15 अननोन हो गए। रिएक्शन फोर्स यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 1, तो 3। फिर जॉइंट, हर एक कितना जॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट, और 8 जॉइंट पे तो अनलाइक फ्रेम ट्रस में क्या होता है कि हर एक जॉइंट पे हम लोग 2 ही इक्वेशन लिख सकते हैं, एक Fx = 0, समेशन Fx = 0 और समेशन Fy = 0। इसमें मोमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कितना जॉइंट है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक 8 जॉइंट पे 2 करके, तो 8 × 2, तो ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस प्लस 15, तो ये हमें आ गया 2। उसी तरह फिर इसका हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेशन निकालेंगे, तो वही सेम चीज़, ये तो हो गया ds, और डी के निकालने के लिए उल्टा जरिए JRM। हर एक जॉइंट पे हमें यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, तो 8 × 2 ये प्लस में आएगा। और हर एक रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, एक ये 2 फ्रीडम कर्व कर रहा है, वो 1 फ्रीडम कर्व कर रहा है, -3। और फिर हर एक मेंबर जो है वो इनएक्सटेंसिबल अगर है, तो इनएक्सटेंसिबल मतलब जो खींचा ना जा सके, एक्सटेंसिबल। तो अगर ये जॉइंट है और ये जॉइंट है और इसका भी ये फ्रीडम, इसका भी इस डायरेक्शन में ले लिए थे हम लोग फ्रीडम, और इसका भी इस डायरेक्शन में फ्रीडम ले रहे थे। अगर इसके बीच में एक मेंबर आ गया जो इनएक्सटेंसिबल है, तो एक फ्रीडम, दोनों सेम हो जाएंगे, तो एक फ्रीडम जो है हमारा, वो दोनों में से एक इक्वेशन, एक फ्रीडम हमें कर्व हो जाता है। तो एक और हर एक मेंबर के लिए एक ख़त्म कर देंगे, -15। तो हमें ये आ गया 8 दूनी 16 -15 1 -3 ये आ गया -2। तो डी के हमारा माइनस आ सकता है, लेकिन डी एस हमारा कभी माइनस नहीं आता। डिटर्मिनेशन के बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस पे। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक फोर्स मेथड और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो फोर्स मेथड में जो अननोन होते हैं, जो शुरू में अननोन जो लिया जाता है उसको निकालना होता है, वो फोर्स मेथड में फोर्स होता है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट अननोन तो होता है। अभी देख लेंगे कैसे ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो उस फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, और इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड को स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं। और इस फोर्स मेथड में जो अननोन हो गया वो फोर्स हो गया,
और जो इक्वेशन जो लिखते हैं, जो किससे इक्वेशन हमारा आता है, वो आता है हमारा आता है कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बीम है और एक और ये दूसरा बीम है, और इसको हमें सॉल्व करना है। इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इसमें अगर हमें सर फोर्स अननोन निकालना, ये अगर फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन अननोन हो जाएगा, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इसको अलग कर देते हैं, ये रिएक्शन अननोन और ये रिएक्शन दोनों सेम ही होगा, ये अननोन हो गया। और जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इसके यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो वो बराबर होगा, तो उससे हमारा एक इक्वेशन आ गया, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का इक्वेशन आ गया। उसी तरह अगर ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, और इस पर फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे डिफॉर्म करेगा, फिर इस पर मान लेंगे और फोर्स लग रहा है ऐसे, फिर ऐसे करके ये ऐसे डिफॉर्म करेगा। तो इसमें अननोन डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट अननोन है ये यहाँ पे, और ये डिस्प्लेसमेंट अननोन है, और ये डिस्प्लेसमेंट अननोन है, ये डिस्प्लेसमेंट अननोन है। तो इसमें जो इक्वेशन आएगा वो कैसे आएगा, तो वो इक्वेशन आएगा कि इस पॉइंट पे जो है वो हम लोग मोमेंट बैलेंस करेंगे, मोमेंट इक्वल्स टू इस्ट, मोमेंट इक्वेट करेंगे, तो उससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन हमें इक्विलिब्रियम से आता है इसका। तो फोर्स मेथड में जो इक्वेशन आता है वो डिफॉर्मेशन को बराबर करने से आता है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो इक्वेशन आता है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने से आता है। इसका एग्जांपल है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि इसी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का जो इक्वेशंस आते हैं उसका न्यूमेरिकल अप्रोच है, वो न्यूमेरिकल अप्रोच है। दोनों सेम ही है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हम एनालिटिकली मतलब सॉल्व करते हैं, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन उसी स्लोप डिफ्लेक्शन का ही न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाता है इसे। और इसका एग्जांपल हो गया कैस्टिग्लियानो मेथड, यूनिट लोड मेथड और वर्चुअल मेथड। अभी सारे तीनों सब मेथड देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें बेसिकली ये पता करना होता है कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा मेथड लगाएं। ये सारे मेथड्स हैं, कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैस्टिग्लियानो, यूनिट लोड, वर्चुअल वर्क, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस। तो कब कौन सा लगेगा ये हमारा प्रैक्टिस से आएगा, और यही हमें डिटरमाइन करना। अगर ये हमें पता चल जाता है तो हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस सीख जाएंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी और वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट। तो एनर्जी तो हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स, अगर P है और डिस्टेंस x है तो ये इसका डॉट होता है। अगर इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो dE/d x से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा P, और इसे dE/dP करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x। इसको हम कहते हैं कैस्टिग्लियानो एक साइंटिस्ट था। कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम ज़्यादा जनरली यूज होता है हमें, dE/dP = x। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी का और फॉर्म देख लेते हैं। एनर्जी जैसे टेंशन के केस में क्या होता है, अगर ये एक ट्रस का मेंबर है और इसको हम P से खींच रहे हैं तो इसका एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन टाइम्स वॉल्यूम dV। तो हाफ इंटू स्ट्रेस क्या होगा P/A, और स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन E = क्या होता है, σ/E। तो स्ट्रेस हो जाएगा हमारा सिग्मा, तो P/A है तो P/A और डिवाइडेड बाई E, और dV को हम लिख सकते हैं A टाइम्स इसका एरिया, अगर A है और ये डिस्टेंस x से मूव कर गया है, dx से मूव कर गया तो A टाइम्स dx, और एक कट जाएगा और हमारा आ जाएगा एनर्जी का इक्वेशन हाफ P
पी स्क्वायर ई ए डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये तो हो गया टेंशन के केस में। उसी तरह अगर बेंडिंग बीम है और इसका मोमेंट कांस्टेंट चल रहा है पूरा केस में, इधर से भी हम इधर से भी हम, और तो इस केस में ये सेम एनर्जी लेवल लिखना होगा। तो हाफ एम, पी के बदले एम आ जाएगा एम स्क्वायर, और ई और ए के बदले आई आ जाएगा। इसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से याद कर सकते हैं। हाफ इंटू एम स्क्वायर वो ई आई डी एक्स। अगर वही सेम चीज़ हमें टॉर्क में लिखना होता, अगर एक ऐसा शाफ्ट है, इसको टॉर्क से घुमा रहे हैं, टाउ से टॉर्क टी से घुमा रहे हैं, तो उस केस में एनर्जी अगर लिखना हुआ तो हाफ और टॉर्क स्क्वायर और ई के बदले वहाँ जी आ जाएगा, क्योंकि वो शियर मॉडुलस का वहाँ पे काम है। और आई के बदले जे आ जाएगा, वहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है। और ये डी थीटा, एक्स के बदले डी थीटा, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डेंस से याद कर सकते हैं हम लोग। तो ये अब हम देखेंगे कैस्टिग्लियानो-सेकेंड थ्योरम ये अप्लाई करेंगे। एक बेंडिंग वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल केस ले लेते हैं बेंडिंग का। बेंडिंग का सबसे सिंपल केस हो गया कि एक फिक्स्ड बीम है, नहीं इसको फिक्स एक इनपुट फिक्स है, तो ये क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम है। और यहाँ पे हम लोग P लगा रहे हैं, P फोर्स, और ये ऐसे डिफॉर्म करेगा, तो इसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो देख लेते हैं इसका एनर्जी ये बेंडिंग इसमें लिखेंगे एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ टाइम्स एम स्क्वायर ई आई डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब हमें वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे P से, डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू हाफ, तो बाहर में कांस्टेंट आ जाएगा, और ये एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2m और m फिर अभी भी वेरिएबल है, तो डी एम ओवर यही वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट होगा, वो डी पी टाइम्स ई आई डिवाइडेड बाई ई आई टाइम्स डी एक्स। और ये इसका इंटीग्रेशन, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, m डी एम ओवर डी पी ई आई और डी एक्स, ये इक्वेशन आ गया। अब m जो है वो p का फंक्शन है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट अगर इसका पहले ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट m जो है p के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो वो देखेंगे कि किसी सेक्शन पे अगर हम सेक्शन काट लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे मोमेंट अगर बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे जो m है वो क्या आएगा, ये अगर x डिस्टेंस पे लिए हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो ये p टाइम्स x, m इज इक्वल टू पी एक्स। और तो इस इक्वेशन में हम उसको पुट कर देंगे, m इक्वल्स टू पी एक्स, और डी एम और डी पी हो जाएगा x, सिंपल है। फिर ई आई डी एक्स का इंटीग्रेशन, p और ई आई तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है इस केस में। अगर ई और आई वैरी भी कर सकता था, अगर आई जो है मान लेंगे कि ऐसे है, बीम ऐसे है, तो आई इसका वैरी करेगा। ई तो कांस्टेंट होगा जनरल केस में, लेकिन आई कभी कभी वैरी कर सकता है, तो उसको उस समय बाहर नहीं निकाल सकते, वो भी एक्स का फंक्शन आएगा, तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर रहना पड़ेगा। वो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी का केस सिंपल है कि हमें ई और आई दोनों कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन वो होगा एक्स क्यूब ओवर 3, और x कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 to l, तो ये आ गया हमारा डेल्टा इज इक्वल टू पी एल क्यूब ओवर 3 ई आई। उसी तरह अगर हमें इसे ठीक है, डेल्टा निकल गया हमारा, इसको हम एक और मेथड से बना सकते थे। वो मेथड है वर्चुअल वर्क का मेथड।
तो वर्चुअल वर्क में ये सेम मतलब इक्वेशन तो सेम ही आता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें होता क्या है कि अगर ये दो सिस्टम हो जाते, एक पी वर्चुअल वर्क में हो, और अगर जो भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो हमें, मान लेंगे कि हमें इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक यूनिट लोड 1 ले लेते हैं। तो ये केस का ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, और इस केस का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डैश ले लेते हैं। तो इसमें वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरनल वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क होता क्या है, तो यहाँ पे वर्चुअल वर्क होता है, वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू फोर्स, रियल फोर्स। ये जो फोर्स है वो रियल होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्चुअल होता है। या फिर फोर्स वर्चुअल हो और डिस्प्लेसमेंट रियल हो, रियल डिस्प्लेसमेंट हो। रियल फोर्स को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वर्चुअल वर्क कहलाता है। और वर्चुअल फोर्स को, जैसे इस केस में ये रियल फोर्स है और इसका ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो वो हो जाएगा P टाइम्स डेल्टा डैश। अब यहाँ पे वर्चुअल फोर्स है 1 और डिस्प्लेसमेंट, रियल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये करना है वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट। ये तो वर्चुअल का डिफिनेशन हो गया, और ये कॉन्सेप्ट ये लगता है इंटरनल वर्चुअल वर्क और एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क कितना है, अगर हमें डेल्टा निकालना है, इससे हमें मतलब नहीं, डेल्टा डैश से ये निकले या ना निकले इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्चुअल फोर्स और ये एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट, तो 1 टाइम्स डेल्टा। अब इंटरनल वर्चुअल वर्क क्या होगा, इंटरनल वर्चुअल वर्क होगा ये अगर ठीक है, अगर ये इस 1 जो वर्चुअल ये तो हो गया एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क, क्योंकि ये फोर्स एक्सटर्नल था, और ये उसी तरह ये तो इंटरनल वर्चुअल वर्क होगा किसी पॉइंट, ये वो इंटीग्रेशन होगा किसी भी एलिमेंट, कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे अंदर वाला बीम का, dx एलिमेंट ले लेंगे, तो उस पर हम लोग उसका मोमेंट टाइम्स इस पे कितना मोमेंट लग रहा है, और उसी एलिमेंट का यहाँ पे हम लोग डी थीटा ले लेंगे। तो इंटरनल वर्चुअल वर्क होगा m डी थीटा का इंटीग्रेशन, पूरा में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर अब यहाँ पे m तो हमें मिल जाएगा इससे m क्या है 1 इंटू एक्स, और डी थीटा को लिखना पड़ेगा हमें, डी थीटा तो m हो गया इस वर्चुअल सिस्टम में, और ये डी थीटा हो गया रियल सिस्टम में, वर्चुअल सिस्टम। तो यहाँ पे डी थीटा निकालना पहले, तो डी थीटा को हम जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, डी थीटा निकालने के लिए इसको हम डी थीटा m ओवर आई इज इक्वल्स टू ई ओवर आर होता है, और सिग्मा वाई ये बेंडिंग का फॉर्मूला है, m ओवर आई इज इक्वल टू ई ओवर सिग्मा ओवर वाई। तो यहाँ सिग्मा वाई से मतलब नहीं है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा m ओवर ई आई इक्वल टू 1 ओवर आर, ये आ गया। अब L इक्वल टू आर थीटा होता है, आर डी थीटा, तो आर को हम लिख सकते हैं क्या, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा, इसको लिख सकते हैं डी एल ओवर डी थीटा, या फिर डी एक्स ओवर डी थीटा। अगर x ये x है, डी एक्स है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा को इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये डी थीटा ओवर डी एक्स इक्वल टू एम ओवर ई आई। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, m तो m है और ये वर्चुअल वाला है,
और ये रियल वाला डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया एम ओवर ई आई, ये रियल वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया, रियल वाला डिफॉर्मेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो ये आ गया, और एम ओवर ई आई, ये डी थीटा एम ओवर ई आई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1 टाइम्स डेल्टा। तो हम देख रहे हैं कि जो हम लोग अभी कैस्टिग्लियानो सेकेंड थ्योरम यूज़ किए थे, तो यही सेम चीज़ आया था, डेल्टा इज इक्वल टू एम एम, नहीं वहाँ तो थोड़ा सा डिफरेंस था कि हमें ये आया था एम डी एम ओवर डी पी टाइम्स ई आई ओवर डी एक्स। यहाँ एम तो वही है, ई आई भी वही है, और ये डी एम ओवर डी पी जो है वो छोटा वाला एम हो जाता है वो यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ये आसान हो जाता है वर्चुअल वर्क से, क्योंकि अगर ये तो सिंपल सिचुएशन है तो दोनों सेम ही आ रहा है। और यहाँ पे एम को हम लिख सकते हैं, छोटा वाला एम को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, 1 टाइम्स एक्स, और बड़ा वाला एम जो है वो होगा p टाइम्स एक्स। तो 1 टाइम्स एक्स और p टाइम्स एक्स ओवर ई आई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा। वही सेम सिचुएशन है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है, डेल्टा इज इक्वल टू पी ओवर ई आई, और ये एल क्यू ओवर 3, तो ये हो गया। वर्चुअल वर्क का एक और फ़ायदा ये है कि जैसे रियल एनर्जी वाला जो अभी जो जिसके पहले जो बनाए थे उसमें अगर हमें यहाँ पे थीटा निकालना होता, स्लोप निकालना होता, स्लोप यहाँ पे ये जो स्लोप है वो निकालना होता, तब एनर्जी वाला इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग तो ये, लेकिन अगर वर्चुअल वर्क यूज़ करते तो थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें करेंगे क्या कि ये तो वही सेम इक्वेशन होगा, ये सिस्टम तो सेम होगा, रियल सिस्टम सेम होगा, और जो वर्चुअल सिस्टम इसमें लेंगे वो उसमें हम अगर थीटा निकाल लें तो कॉरस्पॉन्डिंग उसका फोर्स क्या होता है थीटा का, वो होता है मोमेंट। तो अगर ये थीटा है तो इसका एक यूनिट मोमेंट लगाएंगे। उसी तरह दूसरे केस में कहीं और अगर जैसे ये फ्रेम लिया हुआ है, ये फ्रेम लिया हुआ और ऐसे है, और यहाँ इसका हमें ये ऐसे है, अगर इस केस में हमें इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो हॉरिजॉन्टल यूनिट फोर्स देते, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो वर्टिकल यूनिट फोर्स देते, और अगर हमें एंगल निकालना होता, इसका स्लोप निकालना होता तो उस केस में हम यूनिट मोमेंट लेते हैं। अभी ये सिंपल वाला केस देख लेते हैं। अगर यहाँ स्लोप निकालना है तो उसका कॉरस्पॉन्ड स्लोप का कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो होता है मोमेंट, वो यूनिट मोमेंट वहाँ पे ले लेंगे। और हमारा इंटरनल वर्चुअल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क करेंगे। एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमारा एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क होता है वर्चुअल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रियल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये हो गया एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल चीज़ है क्योंकि ये बीम के बाहर की बात है। तो 1 टाइम्स, और ये थीटा अगर है, यहाँ पे थीटा है तो 1 टाइम्स थीटा, ये 1 टाइम्स थीटा, ये एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क हो गया। और इंटरनल वर्चुअल वर्क यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल वर्चुअल वर्क होगा हमें वही एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, कहीं एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx लेंथ का, यहाँ भी वही dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे। और तो इसमें अगर मोमेंट m छोटा m है और इसमें बड़ा m है, और इस मोमेंट के कारण इसमें जो इसका जो डी थीटा है, इंटरनल वर्चुअल वर्क होगा m छोटा m, इसका जो डी थीटा डिफॉर्मेशन है वो का इंटीग्रेशन, और छोटा m तो लिख देते हैं, और बड़ा m अभी हम लोग क्या लिखे थे, m ओवर ई आई, बड़ा m ओवर ई आई टाइम्स डी एक्स, अभी वो ड्राइव किए थे पिछले। तो ये हो जाएगा 1 थीटा जो हमें निकालना है स्लोप। और अब m और m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो m छोटा वाला m क्या होगा, अगर ये यूनिट लोड है, यूनिट मोमेंट है,
तो अगर इसको अगर काटते हैं यहाँ पे काटते हैं तो, और ये 1 है, मोमेंट 1 है, उस पिछले केस में फोर्स 1 था तो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट मोमेंट आ रहा था, और इसमें मोमेंट ही है 1, तो ये 1 मोमेंट और ये 1 मोमेंट बैलेंस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो छोटा m का वैल्यू हमें आ गया 1, और बड़ा m का वैल्यू वही सेम है p टाइम्स x, और ei आ गया हमें, इससे dx इजकल टू या डी थीटा इजकल टू इतना का इंटीग्रेशन। तो अब हमें आ गया यहाँ पे p ओवर ei और x स्क्वायर ओवर 2, और ये 0 to l से वैरी कर रहा है तो p l स्क्वायर ओवर ei 2ei, ये स्लोप आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग वर्चुअल वर्क पे। तो ये हमारा एक बीम है, शेड है, जो शेड में एक बीम ऐसे लगा हुआ है, वो सर्कुलर है, मतलब इसका रेडियस यहाँ से r है, r रेडियस पे का एक मतलब कर्व्ड बीम है। तो और ऊपर पे फोर्स, सबसे ऊपर यहाँ पे फोर्स P लगा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड से। तो इसमें ये रियल सिस्टम हो गया, पी सिस्टम रियल सिस्टम, इसका वर्चुअल सिस्टम बनाएंगे। तो ऐसे बना, इसका हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ऐसे ले लेंगे 1। अगर इसका हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये इधर 1 ले लेते, लेकिन अभी इधर 1 ले लेते हैं। अभी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो अभी वर्टिकल फोर्स देंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमें आता है फोर्स से, और जो स्लोप जो आता है, अगर स्लोप निकालना होता है तो वो हमें मोमेंट से आता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, और तो ठीक है। अब हो गया एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क इक्वल्स टू इंटरनल वर्चुअल वर्क। एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क क्या होगा, ये वर्चुअल फोर्स है 1 और रियल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है। एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क ये हो गया, क्योंकि ये सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है। इंटरनल वर्चुअल वर्क जब भी निकालते तो वो मेंबर का इंटरनल मेंबर का, ये जो इंटरनल मेंबर का एक पार्ट जो वो कितना स्ट्रेन एनर्जी पे है, उससे हमें वर्चुअल वर्क निकलता है। तो वो होगा m, अगर ये यहाँ पे मोमेंट m है, इसके कारण वर्चुअल फोर्स के कारण, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट थीटा है, डी थीटा है, तो एक्चुअल जो इसका डिफॉर्मेशन डी थीटा है, तो एम डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क, और ये इंटरनल वर्चुअल वर्क दोनों बराबर। तो अब m और डी थीटा को वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे m है कितना, m अगर इस यहाँ पे काटे तो ये r है, अगर किसी थीटा पे निकाले हम तो r थीटा अगर इधर ले हम वर्टिकल से, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे अगर m निकालना है हमें, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकालना है, तो ये p टाइम्स ये डिस्टेंस r साइन थीटा, छोटा m आ गया p टाइम्स 1 टाइम्स r साइन थीटा, और डी थीटा को हम लिखेंगे क्या, m ओवर ei, बड़ा m ओवर ei, और यहाँ पे dx, r साइन थीटा और m ओवर e dx, और m को हम लिख सकते हैं क्या, p टाइम्स, वही सेम चीज़, p टाइम्स r साइन थीटा का स्क्वायर, r साइन थीटा वहाँ पे भी आ जाएगा p, तो ये आ गया, और dx को लिखेंगे हम लोग, ये अगर dx है तो वो हो जाएगा r d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, तो हमारा आ गया क्या, p r क्यूब ओवर ei और साइन स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये होगा हमारा वैरी कर रहा है 0 to पाई ओवर 2,
अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर क्यूब ओवर ई आई और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि अगर कॉस ऑफ 2 थीटा देखें तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तो इससे हमें आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 का डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो सॉल्व करेंगे इसको अगर तो पी आर क्यू ओवर ई आई और ये 2 हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे, और 1 का इंटीग्रेशन 1 2 तो बाहर ले लिए तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो वो अगर 0 टू तो ये पाई ओवर 2, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा, अगर कॉस 2 थीटा का ग्राफ बनाते हैं, कॉस 2 थीटा ग्राफ बनाते हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये पाई था और ये 2 पाई था, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, अगर कॉस 2 थीटा ग्राफ लेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये आ गए, तो अगर इसका इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये 0 टू पाई बाई 2 वो 0 हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आ जाएगा पी आर क्यू और ये पाई ओवर 4 ई आई, ये सॉल्यूशन था उसका। और तो आज हमने देखा वर्चुअल वर्क मेथड और एनर्जी मेथड और इंडिटरमिनेसी और डिटरमिनेसी, और अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मोमेंट एरिया मेथड और कंजुगेट बीम मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हम लोग याद करके रखते हैं, जैसे फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट हमें उसमें याद रखते हैं, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और भी आसान हो जाता है क्योंकि उसमें कैरी ओवर करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा स्लोप डिफ्लेक्शन से भी आसान हो जाता है, जो अनलाइक वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड में जिसमें हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो ठीक है।